फ्रांस की क्रांति के पिछले वीडियो में मैंने आपको फ्रांस की क्रांति के दौरान यूरोप और फ्रांस में जो भी घटनाएं घटित हुई वो मैंने आपको बता दिया। अब इस वीडियो में मैं आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट रहा पूरी क्रांति के दौरान वो था नेपोलियन का उदय। तो इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ नेपोलियन का उदय, आखिर नेपोलियन की उदय की परिस्थितियां क्या रही, नेपोलियन ने उदय के पश्चात कौन कौन से कार्य किए, नेपोलियन ने सकारात्मक कार्य किए या नकारात्मक कार्य किए और जनता ने उसका कैसे स्वागत किया, मतलब जनता उस नेपोलियन के कार्यों से खुश हुई या असंतुष्ट हुई। तो हम स्टार्ट करते हैं नेपोलियन के हम अगर उदय की बात करें, फ्रांस की क्रांति जैसा कि मैंने बताया था, फ्रांस की संपूर्ण क्रांति समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित थी। किस पर? समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांत पर आधारित थी। इस सिद्धांत के कारण, इस सिद्धांतों के चलते वहां पर जो व्याप्त निरंकुश सत्ता थी उसका बहुत जोर तोरों से विरोध किया गया। निरंकुशता के साथ साथ वहां पर जो अगली पीढ़ी, जैसे राजा का जो पुत्र था वही राजा बनेगा, फिर उसका जो पुत्र है वही राजा बनेगा, ये जो वंशानुगत जो चला आ रही थी, ये सिस्टम जो चला आ रहा था, इसको समाप्त करने की कोशिश की गई और वहां के सत्ता के लिए योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाने लगी, मतलब योग्यता पर बल दिया जाने लगा। ठीक है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के आधार पर जो फ्रांस की क्रांति का जो एक पृष्ठभूमि तैयार होता है और फ्रांस की क्रांति की जो घटनाएं होती है ये सफल होती है और उसके पश्चात क्या होता है, योग्यता के आधार पर क्या की जाती है, नियुक्तियां की जाती है, मतलब योग्य व्यक्तियों को ही वहां पर क्या किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। इसी का लाभ उठाते हुए, इसी योग्यता वाली जो बात मैंने आपको बताई, इसी का लाभ उठाते हुए नेपोलियन क्या था, नेपोलियन एकमात्र क्या था, सैनिक था। नेपोलियन एक सैनिक था, हाँ, लेकिन सामान्य सैनिक नहीं था, नेपोलियन एक कुशल सैनिक था। नेपोलियन क्या था, एक सैनिक था, कुशल सैनिक। ठीक है, तो योग्यता का ही फायदा उठाकर, योग्यता का ही लाभ उठाकर नेपोलियन जैसा सैनिक क्या बन जाता है, वहां का शासक बन जाता है। ठीक है, और जनता जो है वो सहर्ष नेपोलियन का क्या करती है, स्वागत करती है, क्योंकि जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी उससे जनता वहां की बहुत असंतुष्ट थी। ठीक है, तो सबसे पहला कारण क्या हुआ नेपोलियन के उदय का, योग्यता, मतलब फ्रांस की क्रांति के दौरान योग्यता के आधार पर नियुक्तियां की जाने लगी और इसी योग्यता का लाभ उठाकर नेपोलियन जैसे सैनिक ने क्या किया, वहां का शासन संभाल लिया। फिर मैंने आपको बताया था व्यवस्थापिका का गठन हो गया था, जो आगे चलकर जैकोबियन और जिरोंदिस्ट दो दल में विभाजित हो गए थे और वो आगे चलकर जो ये व्यवस्थापिका सभा थी वह भी आगे चलकर डायरेक्टरी शासन में परिवर्तित हो जाती है और जो डायरेक्टरी शासन है वो संपूर्ण शासन मध्य वर्ग के हाथ में आ जाता है। और ये आपको एक चीज पता होगी कि जब भी संपूर्ण शासन किसी एक व्यक्ति के या एक वर्ग के हाथ में आ जाता है तो वह जो शासक होता है वो अपने मन मर्जी कार्य करने लगता है। तो जब मध्य वर्ग के हाथों में संपूर्ण शासन व्यवस्था हो जाती है तो मध्य वर्ग भी क्या करने लगा, अपने मन मर्जी से शासन करने लगा। इस स्थिति में क्या हुआ, जो पुरातन व्यवस्था चली आ रही थी तो पहले चर्च पादरी और वहां का जो राजा था वह यह सब क्या करता था, कर्मकांड करता था, मतलब जनता के साथ दुर्व्यवहार करता था। आगे चलकर जैसे संपूर्ण शासन मध्य वर्ग के हाथों में आ जाता है तो फिर से वही स्थिति पैदा हो जाती है। कैसी स्थिति, लोगों पर कर आरोपित करना, जितनी भी व्यवस्थाएं थी वहां पर संचार, परिवहन, इन सब की सुविधाओं का अभाव होना, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं थी जो उस डायरेक्टरी के शासन व्यवस्था के दौरान क्या हो गई थी, वहां पर मौजूद हो गई थी। डायरेक्टरी का शासन, और इस शासन से, इस व्यवस्था से भी जनता क्या हो गई, असंतुष्ट हो गई। ठीक है, इस जनता से, इस जो ये व्यवस्था थी इससे भी जनता असंतुष्ट हो गई। और एक और बात निकल कर आई कि फ्रांस की क्रांति जब संपन्न होती है सन 1789 सन 1789 में, उसके पहले जो व्यवस्था मौजूद थी उसके लिए तो विरोध हुआ, उसके लिए ये क्रांति हुई, लेकिन
क्रांति के बाद भी लगभग 10 वर्षों पश्चात वहां की जो शासन व्यवस्था थी वो सुचारू रूप से चल नहीं रही थी। वहां का कोई नेतृत्व करता ही नहीं था, मतलब कौन शासन सत्ता संभालेगा, कौन अच्छे से, मतलब जो भी आता संभालने वो केवल अपना हित देखता था, अपने हित को ही साधता था। ठीक है, तो क्रांति के बाद भी लगभग 10 वर्षों तक ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं थी जो वहां के जो सामान्य जन थी, जो किसान और मजदूर वर्ग थे, जो उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। इन सब परिस्थितियों में और फिर ऊपर से डायरेक्टरी का शासन, इसमें जो भी व्यवस्थाएं मौजूद थी, इन सबसे जनता वहां की बहुत ज्यादा असंतुष्ट होती है। और इस असंतोष की वजह से जनता, नेपोलियन क्या था, नेपोलियन एक कुशल सैनिक था, मैंने बताया था, और उसने विभिन्न देशों में इतनी ज्यादा अपनी सफल जो रणनीति थी, इसकी रणनीति हर देश में सफल रही। ऑस्ट्रिया, प्रशा जैसे देशों में इसने अपना एक सफल प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को देखते हुए जो फ्रांस की जनता थी, फ्रांस की जनता ने दुखी से एकदम, मतलब वो दुखी हो चुकी थी फ्रांस की जनता, और एकदम दुख से वो क्या करती है, नेपोलियन का स्वागत करती है कि हम बहुत दुखी हैं, आइए आप इस शासन को संभालिए और कि हमारा जो है उद्धार करिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप क्या याद रखेंगे, योग्यता के आधार पर इसका उदय होता है, और दूसरा क्या रखेंगे, डायरेक्टरी के शासन में मौजूद जो कमियां थी, उन कमियों के कारण जनता वहां की क्या थी, बहुत ज्यादा असंतुष्ट थी। और नेपोलियन एक महान सैनिक था और इसकी विभिन्न रणनीतियों में, विभिन्न नीतियों में सफलता को देखते हुए फ्रांस की जनता ने क्या किया, उसका सहर्ष स्वागत किया। इस कारण क्या होता है, ये नेपोलियन वहां का शासक बन जाता है। लेकिन ऐसा नहीं था कि नेपोलियन शासक अच्छा था, काम अच्छा करता था, लेकिन एक तानाशाही के समान भी ये क्या करता था, कार्य करता था। मतलब जो धनी पूंजी वर्ग थे, जो पहले जिनके हाथ में सत्ता थी, जो धनी पूंजी वर्ग थे, वो क्या चाहते थे, जो पोप और पादरियों को भी बाहर निकाल दिया गया था, पोप और पादरियों को भी उनसे उनका अधिकार छीन लिया गया था। ठीक है, तो जो वहां के धनी और पूंजीपति थे, वह क्या चाहते थे कि जो पोप और पादरी वर्ग है उसे ससम्मान वापस बुलाया जाए, जैसा सम्मान उनका पहले था वैसे ही सम्मान से उन्हें क्या किया जाए, वापस बुलाया जाए। और उनके कार्यों को जो वो चाहते थे पूंजीपति वर्ग, वो उनके कार्य को नेपोलियन क्या करता था, पूरा करता था। मतलब एक तरह से तानाशाही शासन सिद्ध हुआ। लेकिन क्या था कि इतना ज्यादा वहां पर असंतोष विद्यमान था कि ये भले तानाशाही था, नेपोलियन भले ही तानाशाह था, लेकिन इतने अच्छे कार्यों से, अपनी रणनीतियों से क्या हुआ, ये जनता के बीच क्या हुआ, बना रहा और जनता ने इसे स्वीकार किया। क्या था ये, तानाशाह शासक भी था। तानाशाह क्यों था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, फिर हम देखते हैं नेपोलियन ने आखिर कार्य क्या क्या किए। ठीक है, उदय देख लिया, याद रखेंगे आप। अगर आप इसको पॉइंट में नहीं लिख सकते तो आप पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब इसने कार्य क्या किए, चूंकि नेपोलियन से पूर्व शासन व्यवस्था की कोई वही नहीं थी, मतलब कि शासन व्यवस्था की कोई क्या बोलते हैं, हायरार्की बोलते हैं, और कार्य करने की कि कौन सा अधिकारी या कौन सा मंत्री हम नियुक्त कर दे। ठीक है, जैसे अपने देश में है, संविधान बना हुआ है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, राज्यों में मुख्यमंत्री है, राज्यपाल है, मंत्री परिषद है, यहाँ पर संसद है, और राज्यों में क्या है, विधानसभा और विधान परिषद है। ये सब जो चीजें थी, अब मैं ये नहीं कहती कि यही चीजें वहां पे भी लागू होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसी कोई भी व्यवस्था मौजूद नहीं थी कि वहां की कानूनी व्यवस्था सुचारू रूप से चल सके या फिर वहां की राजनीतिक सामाजिक व्यवस्था अच्छे ढंग से चल सके। इस कारण जैसे ही नेपोलियन की नियुक्ति की जाती है, जैसे ही नेपोलियन आता है, उसको बहुत सारे कार्य भी करने पड़ते हैं। सबसे पहले उसने क्या किया, एक संविधान सभा का गठन किया। क्या किया नेपोलियन ने, सबसे पहले संविधान सभा का निर्माण किया। ठीक है, संविधान सभा का निर्माण किया। अब संविधान सभा के निर्माण के बाद क्या किया गया, जो शासन व्यवस्था थी वहां की, संविधान सभा का निर्माण करने के बाद जो वहां की शासन व्यवस्था थी वो 3 सदस्यों में निहित कर दी गई। संविधान सभा के निर्माण के बाद जो फ्रांस की शासन व्यवस्था थी वो 3 सदस्यों में क्या कर दी गई, निहित कर दी गई। ठीक है, और इसके अलावा जो राज्य की सर्वोच्च शक्तियां थी, राज्य की जो फ्रांस की सर्वोच्च शक्तियां थी, वो प्रथम कौशल, मतलब नेपोलियन पर
लिख देती हूं मैं यहां पर, जो शक्तियां थी वो 3 सदस्यों में निहित कर दी गई और राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति थी, जो राज्य का पूरा अधिकार था, वो अधिकार चला गया, राज्य की सर्वोच्च शक्ति हो गई नेपोलियन के पास। और नेपोलियन क्या था? प्रथम कौशल। प्रथम कौशल मतलब ये जो 3 सदस्य थे, 3 सदस्यों में प्रथम स्थान किसे प्राप्त था? नेपोलियन को प्राप्त था। तो राज्य की सर्वोच्च शक्ति प्रथम कौशल मतलब नेपोलियन के पास चली गई। ठीक है, फिर क्या किया? हाँ, ये याद रखिएगा अच्छे मतलब संविधान सभा का निर्माण करने के बाद उसने जो राज्य की संपूर्ण शक्तियां थी वो 3 सदस्यों में, और राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति थी मतलब राज्य में एक तरह से जो जैसे राष्ट्रपति का अपने यहाँ कार्य होता है वैसा ही कार्य क्या किया? नेपोलियन ने किया। अब हम देखते हैं अगला। तो अगले सुधार में उसने क्या किया? उसने कुछ प्रशासनिक सुधार किए। संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, सॉरी यहाँ पे संविधान निर्माण लिख लेंगे, संविधान का निर्माण किया और फिर उसने क्या किया? कुछ प्रशासनिक सुधार भी किए। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधारों में क्या किया? ये आपको याद हो जाएगा। संविधान सभा का निर्माण किया, संविधान का निर्माण किया, उसके बाद प्रशासनिक सुधार किए। प्रशासनिक सुधार में उसने विकेंद्रीकरण पर बल दिया। विकेंद्रीकरण, आपने अगर इंडियन पॉलिटी कभी पढ़ी होगी तो विकेंद्रीकरण आप उस पर पढ़े होंगे, या फिर जब भी आप पढ़ेंगे तो विकेंद्रीकरण आप उस पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेपोलियन ने क्या किया? प्रशासनिक सुधार करते हुए उसने विकेंद्रीकरण पर बल दिया। इसका मतलब फ्रांस के जो नगर थे, कम्यून थे, वहां पर मेयरों की नियुक्ति की गई। मेयर जो आज भी हमारे भारत में भी नगरों में क्या होते हैं, नगर पालिका में मेयर पाए जाते हैं, मेयर की नियुक्तियां की जाती हैं, इसे विकेंद्रीकरण ही कहते हैं। ये जो व्यवस्था हमारे यहाँ भी चली आ रही विकेंद्रीकरण, तो क्या किया फ्रांस में? उसने नेपोलियन ने बहुत पहले ही विकेंद्रीकरण व्यवस्था लागू कर दी और नगरों एवं कम्यूनों में क्या किया? मेयरों की नियुक्ति कर दी। और इन मेयरों की जो नियुक्ति होती थी वो केंद्र द्वारा ही की जाती थी। तो प्रशासनिक सुधार में उसने क्या किया? विकेंद्रीकरण पर बल दिया, विकेंद्रीकरण पर बल दिया और क्या किया? विकेंद्रीकरण के अंतर्गत नगर और कम्यूनों में क्या किए? मेयरों की नियुक्ति की। और ये जो मेयरों की नियुक्ति की जाती थी ये क्या की जाती, कहाँ, किसके द्वारा? केंद्र के द्वारा ही की जाती थी। ठीक है, और इन संपूर्ण, चाहे आर्थिक रूप से, प्रशासनिक रूप से, अगर संपूर्ण मिला के हम क्षेत्रों में, संपूर्ण क्षेत्रों में हम देखते हैं मुखिया कौन था, तो संपूर्ण क्षेत्रों में जो शासन की जो पूरी बागडोर थी वो थी नेपोलियन के हाथों में। इस तरह हमें क्या सिद्ध होता है, हमें क्या देखने को मिलता है कि जब फ्रांस की क्रांति का प्रारंभ हो रहा था, मैंने आपको दार्शनिकों की भूमिका बताई थी। दार्शनिकों की भूमिका में एक सिद्धांत आपके पास आया था, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। शक्ति का केंद्रीकरण सिद्धांत नहीं था, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत था। लेकिन जब नेपोलियन की नियुक्ति की जाती है तो हमें संपूर्ण इसके कार्यों में यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत तो कहीं लागू ही नहीं हो रहा है, मतलब यह क्रांति के विपरीत क्या हुआ? कार्य हुआ। ठीक है, ये हो गया इसका सुधार। अगला सुधार उसने क्या किया? आर्थिक रूप से क्या सुधार किया देख लेते हैं। संविधान का निर्माण, प्रशासनिक सुधार। अब हम देखते हैं आर्थिक सुधार क्या किए। आर्थिक सुधारों के तहत नेपोलियन ने बैंक की स्थापना करवाई। आर्थिक सुधारों के तहत नेपोलियन ने बैंकों की स्थापना की। बैंकों की स्थापना, और बैंकों की स्थापना के बाद उसने बचत पर बल दिया। लोगों की जो जन सामान्य थे उनकी बचत पर बल दिया, बचत पर बल दिया। इसके अलावा सट्टेबाजी वगैरह, मतलब इतनी ज्यादा कुरीतियां मौजूद थी, इतनी ज्यादा अव्यवस्थाएं मौजूद थी कि कोई कुछ कहा ही नहीं जा सकता था कि मतलब कोई भी व्यक्ति देखने में कुछ और लग रहा है लेकिन ये अंदर से क्या सोच रहा है और ये अंदर अपने कार्यों को कौन सी गति दे रहा है। तो बैंकों की स्थापना कर इसने क्या किया? बचत पर बल दिया, और बचत पर बल देने के साथ ही उसने क्या किया? सट्टेबाजी पर रोक लगाई। सट्टेबाजी पर इसने क्या किया? रोक लगाई। ठीक
किया इसने, सार्वजनिक सेवाओं में, सार्वजनिक सेवाएं जैसे अभी होती है हमारी जो अखिल भारतीय सेवाएं होती है, राज्य स्तर की सेवाएं होती हैं, तो सेवा उस टाइम पे भ्रष्टाचार, सट्टेबाजी और ये सब कुरीतियां तो मौजूद ही थी, भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा मात्रा में फैला हुआ था। तो क्या किया इसने, सट्टेबाजी पर रोक लगाई और उसके बाद क्या किया उसने कि जो सार्वजनिक सेवाओं में मौजूद भ्रष्टाचार था उस पर रोक लगाने की कोशिश की। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की इसने कोशिश की। सार्वजनिक सेवाओं में जो व्याप्त भ्रष्टाचार था उस पर रोक लगाने की इसने कोशिश की। तो ये इतने आर्थिक सुधार किए, कई सारे कार्य किए थे, कई सारे सुधार किए थे, लेकिन लिखने के तौर पे, समझने के तौर पे इतना काफी है आपके लिए। ठीक है, फिर हम अगला देखते हैं। शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए नेपोलियन ने? आर्थिक सुधार हो गए, अब शिक्षा संबंधी क्या सुधार किए? शिक्षा के क्षेत्र में नेपोलियन ने बहुत बल दिया। ठीक है, शिक्षा में बहुत विशेष रुचि थी नेपोलियन की और उसने बल दिया और पाठ्यक्रम, विशेष पाठ्यक्रम लागू करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में, कॉलेजों में विशेष पाठ्यक्रम लागू करवाया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार करवाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की क्या की उसने स्थापना की, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और इसके तहत शिक्षा को 3 भागों में बांट दिया, मतलब एक ही व्यक्ति के 3 पड़ाव होते हैं शिक्षा के रूप में। एक होता है प्राथमिक, दूसरा होता है माध्यमिक और तीसरा होता है उच्च शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। ठीक है, तो क्या याद रखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रुचि दिखाई। ठीक है, एक विशेष पाठ्यक्रम लागू करवाया, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उसने संपूर्ण जो शिक्षा का जो टाइम पीरियड होता है उसको 3 भागों में विभाजित कर दिया, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इन सब के बावजूद नेपोलियन ने स्त्री शिक्षा पर कोई रुचि नहीं दिखाई, स्त्री शिक्षा के लिए उसने कोई भी कार्य नहीं किए। तो लिख लेंगे, स्त्री शिक्षा के लिए उसने कोई भी कार्य नहीं किए। ये हो गया आपका शिक्षा संबंधी सुधार। अब हम देखते हैं कि धर्म के संबंध में उसने क्या सुधार किए। चार हो गए, 5वां है धर्म के क्षेत्र में क्या सुधार किए। धर्म के क्षेत्र में सुधार, धार्मिक क्षेत्र में नेपोलियन ने सन 1801 में नेपोलियन ने पोप जो चर्च का मुख्य था, पोप के साथ एक समझौता किया। 1801 में नेपोलियन ने पोप से क्या किया, समझौता किया। और इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है, इस समझौते को कॉनकॉर्डेट। ये याद रखिएगा। 1801 में नेपोलियन ने पोप के साथ एक समझौता किया जिसे कॉनकॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके तहत उसने क्या किया, जो ये समझौता था कॉनकॉर्डेट, इसके तहत नेपोलियन ने कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित किया। कैथोलिक को राज धर्म घोषित किया, ये आप लिख लेंगे। कैथोलिक को राज धर्म घोषित किया, राज्य धर्म। और इस कैथोलिक धर्म के जितने भी पादरी थे जो भाग गए थे पादरी क्रांति के दौरान, जिन्हें जेल में डाल दिया गया था, उन सबको सम्मान क्या किया गया, ये क्या इसने क्या किया, वापस बुला लिया। तो भगोड़े जो पादरी थे, भगोड़े पादरी और जो जेल में बंद थे उनको रिहा कर दिया गया।
और उन्हें ससम्मान क्या किया गया, वापस बुला लिया गया। तो क्या याद रखेंगे, 1801 में पोप के साथ समझौता करता है और इस समझौते को कहते हैं कॉनकॉर्डेट, और कॉनकॉर्डेट के तहत कैथोलिक धर्म को राज्य धर्म घोषित करता है। राज्य धर्म के साथ साथ जो कैथोलिक धर्म के जो पादरी और जो पोप थे, पादरी थे, क्रांति के दौरान जो भाग गए थे और जो जेल में जिन्हें बंद कर दिया गया था, उन्हें रिहा करके उन्हें क्या कर दिया गया, ससम्मान वापस बुला लिया गया। ठीक है, ये भी जो इसका कार्य है, जो नेपोलियन का ये जो धार्मिक कार्य भी था, यह भी क्रांति के विरुद्ध सिद्ध होता है। विरुद्ध मतलब क्रांति में जो जो सिद्धांत के अपनाया गया था, क्रांति में जो जो सिद्धांत के तहत क्रांति का मार्ग जो था वो प्रशस्त किया गया था, उन सब कार्यों के विपरीत, उन सब सिद्धांतों के विपरीत नेपोलियन का कार्य हमारे सामने दिखता है। ठीक है, फिर सामाजिक क्षेत्र में भी एक सुधार किया उसने। सामाजिक क्षेत्र में क्या सुधार किया, ऐसे लोग जो कि नेपोलियन के समर्थक थे, ऐसे लोग जो कि नेपोलियन के समर्थक थे, उनका एक वर्ग तैयार किया उसने, समूह तैयार किया। और उन्हें राष्ट्रीय उपाधियां देने का निश्चय किया गया, मतलब राष्ट्रीय उपाधियां देने की घोषणा कर दी गई। यह भी जो इसका कार्य था वो क्रांति के विपरीत सिद्ध होता है, क्योंकि क्रांति किस बात पे हुई थी कि जो मजदूर किसान वर्ग है, जो निम्न वर्ग है, उसको उनका अधिकार दिलाया जाए। लेकिन नेपोलियन के कार्यों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि नेपोलियन ने किसी एक वर्ग विशेष के हित के लिए ज्यादा अपने कार्य किए। तो आपने क्या संविधान का निर्माण देख लिया, उसके प्रशासनिक सुधार, आर्थिक सुधार, शिक्षा में क्या सुधार किए थे, धर्म में क्या सुधार किया, और उसने सामाजिक क्षेत्र में क्या सुधार किए। तो इस वीडियो में इतना ही। ये हो गया नेपोलियन का उदय कैसे हुआ, नेपोलियन ने क्या क्या कार्य किया। अब अगले वीडियो में नेपोलियन असफल रहा लास्ट में, और उसकी असफलता के आखिर क्या कारण रहे, अगले वीडियो में हम वो समझेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।